हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश का लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन। अभी तक इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था द्विविमीय वियोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन, यानी कि 3 डायमेंशनल वियोजन, यानी कि एक बीमा और बढ़ जाएगी। ठीक है ना। हमने एक प्लेन में बात की थी, एक्स वाई प्लेन में या दो बीमा में बात किया था। आज हम त्रिविमीय की बात करेंगे, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल बात करेंगे। तो सदिश का लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन, जिसको हम लोग कार्तीय रूप कहा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में। हालांकि जो हमने कल पढ़ा था वो भी कार्टेशियन फॉर्म है, यानी हमने जो ये पढ़ा था कल प्लेन में द्विविमीय में, ये इसको भी कार्टेशियन फॉर्म ही कहा जाता है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये भी कार्टेशियन फॉर्म में ही बोला जाएगा, बशर्ते वो 2विमीय था। अब 3विमीय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3विमीय के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये फिगर जो है 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2 डायमेंशनल में शो करने के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा छोटी बड़ी दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एक्स वाई तथा जेड घटकों के रूप में सदिश ए को कैसे लिखा जा सकता है कि एक्स वाई तथा जेड घटकों के रूप में सदिश ए को हमको लिखना है। सदिश ए को, ये सदिश ए को कैसे लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड। हमने इसके पहला जो पढ़ा था एक्स वाई प्लेन में या 2विमीय में, तो हमने सदिश ए को कैसे लिखा था। तो हम जो है सदिश ए को कैसे लिखेंगे, तो हम पहले लिख देते हैं फिर उनको समझाते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इधर जो है यूनिट डायरेक्शन जो होती है वो आई कैप होती है, इधर जो होती है वो जे कैप होती है, और इधर जो होती है वो के कैप, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग ये तीनों परस्पर लंबवत होती है। ये देखने में जैसे फिगर में क्या लग रहा है कि इनके बीच का 90 डिग्री कोण लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इसीलिए इसमें ये लग रहा है कि अधिक कोण है। लेकिन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण है। उसी तरह वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण है। उसी तरह से वाई और जेड के बीच ये भी क्या है, 90 डिग्री। यानी तीनों परस्पर लंबवत है, लेकिन फिगर में नहीं दिख रहे हैं। तीनों परस्पर लंबवत है लेकिन फिगर में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मान के चलिए वो लंबवत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाइए। देखिए एक हमारा वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। आप दोनों वेक्टर्स को पूरा करिए, समांतर चतुर्भुज पूरा करिए। तो इसका जो परिणामी होता है इन दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से होकर के जाता है, यानी कि जो उसकी आसन्न भुजाएं होती है जानते हैं। तो इन दोनों का परिणामी यहाँ से जाएगा और वो होगा क्या, जो समांतर चतुर्भुज के नियम से वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई नहीं होगा, सॉरी ए जेड होगा, ठीक है। क्या होगा, ए जेड, ठीक। इन दोनों का सदिश योग यही होगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से यही होगा। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, पाइथागोरस की प्रमेय से इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। अगर हमें ये जो वेक्टर हमने देखा है ओ एम, ये हमने अभी पाया ए एक्स और ए जेड, और इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए एक्स स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, यही मिलेगा जो कि हम पढ़ चुके हैं, यही मिलेगा ना, ठीक है ना। पाइथागोरस की प्रमेय में हमने इसका मैग्नीट्यूड यही सिद्ध किया था, और या वो जो फार्मूला हम उससे भी यही सिद्ध किया था हमने। ये वाला जो फार्मूला हमने निकाला था उससे भी यही चीज आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों वेक्टरों के बीच ये लग नहीं रहा, लेकिन 90 डिग्री का कोण है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा, ठीक है ना, वही मिलेगा ना, क्योंकि ये इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल होती हैं, परस्पर क्या होती है, लंबवत। तो हमें ये दो चीज यहाँ से मिला
अब देखिए ये वाला फिगर, ये जो साइड हमने लिखा हुआ है MP और असल में वो OS के बराबर होगी। जो ये फिगर में यहाँ नीचे दिख रहा है ना, असल में वो इस लेवल पे है। ये वाली जो साइड है वो इस लेवल पे है। दिखने में लग रहा है फिगर में नीचे, लेकिन इस लेवल पे, यानी जितना OS है उतना बड़ा ही MP है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो OS है वही क्या है, MP। ये अब बराबर है, फिगर में नहीं दिख रहा है, फिगर में नहीं दिख रहा। फिगर में दिख रहा है कह रहे ये तो इतना ही बड़ा, ये इतना बड़ा। असल में ये जो नीचे नहीं झुका है ना, वो असल में इस लेवल पे यहाँ पे है, क्योंकि ये तीनों ऑर्थोगोनल है। अब देखिए ये चीज जैसे लग रहा झुका है ना, लेकिन ये तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। यानी कि एक साइड ऐसे है, एक साइड इसके ऊपर है, एक साइड ऐसे निकली हुई है। अब देखिए एक साइड यहाँ पे है ना, तो ये वाली साइड ऐसे नहीं गई है, ऐसे गई है, और एक साइड ऐसे गई है। और जो ये वाली साइड आएगी वो यहाँ आएगी, यहाँ। लेकिन फिगर में आप यहाँ कहाँ बना सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल वाली चीज आप 2 डायमेंशनल में बना रहे हैं, तो इसलिए उसको यहाँ खींचना पड़ रहा है, इसको यहाँ। ठीक, तो उसका मैंने अलग से पिक्चर बनाया, ये वाला। देखिए हमने OM को ये रखा है, इसका जो वेक्टर सम है और इसका मैग्नीट्यूड, और OS या MP को हमने यहाँ पे रखा है, यही बराबर। जो ये MP है OS के बराबर, ये वाली साइड है वो OS है, ये भी याद रखिए, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। ठीक, और इस वाली लाइन और इस लाइन के बीच अब बात करें तो ये भी 90 डिग्री है। यानी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये जो है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, लग तो नहीं रहा है 90, लेकिन ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये इस साइड पे ऐसे खड़ी है, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज ऐसे खड़ी है, तो ये 90 डिग्री कोण। अब यहाँ फिगर में देखोगे कभी, अरे ये तो बहुत छोटा है, लेकिन असल में क्या है, ये ऐसे है और उसके ऊपर ये वाली लाइन खड़ी है, यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका सम करें, अगर ये वेक्टर है, अब ये एक चीज है, ये चीज है, इसका वेक्टर सम करें, या आप त्रिभुज का नियम लगाओ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। समांतर चतुर्भुज का भी नियम लगा सकते हो, या वो त्रिभुज का नियम लगाओ। तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, और इसका परिणामी जो होता है क्या, पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसको मिटा देता हूं, अब लिखता हूं। देखो हमने क्या निकाला था, ये निकाला था। अब हमको देखिए OP वेक्टर चाहिए यहाँ पे, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से OM वेक्टर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, MP। MP मतलब वही OS। अब देखिए OP वेक्टर मतलब A है, OM क्या है हमने पहले ही निकाल रखा है, और MP क्या है, AY है। इसको थोड़ा सा क्रम में लिख दीजिए, AX और AZ, सॉरी ये इसको पहले लिख दीजिए और इसको क्या करिए, बाद में लिखिए। ठीक, मिल गया। अब देखिए इनके बीच भी 90 डिग्री है, ये आधार है और ये लंब है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, AY होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, AY, ठीक है ना। यानी कि आप यहां पे हम लिख देते हैं कि जो AX वेक्टर है, आप इसको AX I कैप भी लिख सकते हैं, AY को AYJ कैप भी लिख सकते हैं, और AZ को AZK कैप भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड AY होगा, और इसका हमें मैग्नीट्यूड पहले ही से बता दिया, ये है। इनके बीच का 90 डिग्री कोण है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब अगर A बोल लेना चाहें, तो सपोज करिए अगर इसका वर्ग करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा AY का स्क्वायर, और ये कर्णी में क्या है, AX स्क्वायर, और AZ का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, या इसी को आप A कह सकते हैं, तो हो जाएगा AY का स्क्वायर, और यहाँ ये कर्णी हट जाएगी जब स्क्वायर है, तो AX स्क्वायर और AZ स्क्वायर। आप ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
ये वर्ग, इसका वर्गमूल लीजिए, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ ये वर्ग जब इस साइड आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो सजा के लिख दीजिए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, और इसी को हम लोग मॉड ए लिखें या ए लिखें। ठीक, बात समझ में आई? फिगर में मत जाइएगा, फिगर पे हमने कहा ना 3 डायमेंशनल, केवल हमने कहा देखिए ये जो है लग रहा 90 डिग्री, लेकिन असल में वो 90 डिग्री ऐसा है। अगर रियल में 3 डायमेंशन पिक्चर अगर वास्तव में बनाया जाएगा तो ये ऐसा आएगा। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सदिश योग है वो ये मिला, और इसका मैग्नीट्यूड जो है आपको ये मिला। ठीक है, चलिए अब डायरेक्शन की बात करें तो हम मान लेते हैं कि ये तो है, यानी सदिश ये है, ये इस वेक्टर से y एंगल पे है, इससे अल्फा एंगल पे है, और y से बीटा एंगल पर है। x एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, z एक्स से y एंगल, और y एक्स से बीटा एंगल पर है। कौन? परिणामी सदिश। ठीक है ना, परिणामी सदिश। तो इस चीज को मिटा दिया जाए तो देखिए अभी हम बात करते हैं, इस चीज को हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग अब डायरेक्शन की बात करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्शनल कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए, अगर 2 डायमेंशनल होता था, सपोज करिए जैसे ये x है और ये y है और ये वेक्टर क्या है, a है, हमने 2 में बढ़ाया था, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला था, यही मान लीजिए क्या है, अल्फा है। ठीक है ना, और ये क्या है, ए वाई है, मैग्नीट्यूड की बात करें, और ये क्या है, ए एक्स। अब इसी में आई कैप लगा दो साथ में, चाहे ऊपर वेक्टर का तीर का निशान लगा दो। तो यहां से अब हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम डायरेक्शनल कोसाइन निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम tan अल्फा लेंगे, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सदिश की दिक् कोज्याएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप कॉस अल्फा की बात करें, सपोज करिए कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस बराबर होता आधार बटे कर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो आधार बटे कर, यानी कि ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए, यानी अगर आपको देखा जाए तो ए एक्स बराबर होगा ए कॉस अल्फा। उसी तरह से ए एंगल बीटा बना रहा है, तो अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज ए एक्स है, यानी कि आधार तो वही है ए वाई, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके साथ बीटा बना रहा है, तो कॉस बीटा, कॉस बराबर क्या होता, आधार बटे कॉड, तो यहाँ पे इस एंगल का आधार क्या है, ए। ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे, ए वाई अपॉन ए, तो हमारा यहां से मिला ए वाई बराबर ए कॉस बीटा। उसी तरह से वो जो है जेड एक्सिस से गामा अगर एंगल बना रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉस गामा इक्वल टू, जैसे इसमें ए एक्स है, इसमें ए वाई, तो इसमें ए जेड अपान ए हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां से ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। ठीक, तो यहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो हो रहे हैं वो सदिश एक दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है तथा कॉस गामा है, ये सदिश की क्या हो जाती हैं, दिक् कोज्याएं है। दिक् माने दिशा होती है ना, क्या है, कोज्याएं हैं। इसी को हम लोग डायरेक्शनल कोसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस, डायरेक्शनल कोसाइंस, इसको हम लोग डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं। किसको, कास अल्फा को, कास बीटा को, कास गामा को हम लोग दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या पाया, यहां पे हमने पाया ए एक्स बराबर ये, ए वाई बराबर ये, और ए जेड बराबर ये। अब ये तीनों का
स्क्वायर करके जोड़ दो, इस चीज को हम मिटा देते हैं। अब इनका क्या करो, स्क्वायर करके जोड़ दो। देखिए ax स्क्वायर करेंगे प्लस ay स्क्वायर करेंगे और az स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अब a स्क्वायर कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। अब देखो यही चीज हम किसके बराबर जानते हैं, यही चीज तो हम a स्क्वायर के बराबर था, तो यही चीज a स्क्वायर के बराबर है, तो a इससे कट के 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो डायरेक्शनल कोसाइन है, यानी कि जो दिक् कोज्याओं का वर्गों का जो योग होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और आप एक सूत्र और भी जानते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप साइन में चेंज करिए तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है ना। अब जी माइनस वाली सारी चीजें इस साइड लाइए, इसको इस साइड देखिए 1 2 1 2 3 एक एक मिलके ये 3 हो जाएगा और इसको इस साइड लाइए 1 और बाकी इधर लेके आइए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो इसको हम दिक्जया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिक्जया। तो कहने का मतलब होता है एक सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है और दिक्ज्याओं के वर्गों का योग सदैव 2 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्जया। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्जया। यानी कि इसको हम लोग दिक्जया बोलते हैं और उसको दिक् कोज्या बोलते हैं। तो दिक्ज्याओं के वर्गों का योग याद रखेगा 2 होता है और दिक् कोज्याओं का वर्गों का योग 1 होता है। उसको डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं और इसको डायरेक्शनल साइन कहते हैं, साइन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आप अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। ये 3 डायमेंशनल में जो है सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन है और इसको हम लोग कार्तीय फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो हमने ये पढ़ा है, ये जो है आया है और हमने इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा है तो ये आया है। अब आप डायरेक्ट कहीं इस तरह की चीजें मिलती हैं तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए कुछ इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। तो हम इससे रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड हम 2 सवाल लगाते हैं। पहला है कि सदिश P जो है तो 3i कैप 4j कैप 12k कैप हो तो ज्ञात करो। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस सदिश की दिक् को जाएं। ठीक है ना। हम पहले सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ये इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर पढ़ा था ना। तो ए एक्स और ए वाई ए जेड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। जैसे आई जे के कैप का ये मैग्नीट्यूड, ये जो है ये सदिश का उस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सदिश का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये है। वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 4 है और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट 12 है। तो ये कंपोनेंट ही है। तो यहां से अगर हमें पी चाहिए, पहला सवाल अगर देखें तो उन्हीं का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
और ये 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 16 144। ये 16 9 25 और ये 144 क्या हो जाएंगे 5 4 9 6 169, यानी कि इसका वर्गमूल 13 होता है। ये मिल गया हमको, ठीक है ना। अब हमको दिक को जाए, यानी हमको बात कर रहा है कास अल्फा की, कास बीटा की और कास गामा। तो देखिए कास अल्फा बराबर होता है ax अपान a। इस जगह पे हम क्या कहेंगे, इस जगह पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे देखिए ax के जगह 3 है और a की जगह क्या आया है, p की जगह 13 आया है, ठीक है ना। तो कास अल्फा बराबर जैसे हम लिखना चाहें यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था ना ax अपान a, तो ax के जगह यहाँ पे क्या है 3 और a की जगह पे यहाँ p 13 है, तो हम इसको जगह क्या लिखेंगे 3/13। क्या लिखेंगे 3/13, यानी इसी को हम कह सकते हैं px अपान p। अब बीटा को क्या लिख सकते हैं py अपान p, तो 4/13। इसको क्या लिख सकते हैं गामा को pz अपान p, यानी कि 12/13। तो इस तरह से हमें डायरेक्शनल कोसाइन भी मिल गया, ठीक है। दूसरा सवाल, सदिश i प्लस जे द्वारा x तथा y अक्षों के साथ बनाए गए कोण ज्ञात करना है। देखिए एक सदिश ये है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, और एक जो है मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में क्या होता है जे कैप और इस डायरेक्शन में क्या होता है आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 है, ठीक है ना। तो इसका जो परिणामी होगा ये होगा आई प्लस जे कैप, ये तो उसका सदिश योग होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है आई कैप का 1 होता है और जे कैप का भी क्या होता है 1। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का नाम इसमें मैग्नीट्यूड इसका आएगा, और इसको हम मान लेते हैं कोई नाम दे देते हैं ये ओ पी। तो ओ पी क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका जो मैग्नीट्यूड का वर्ग प्लस इसका मैग्नीट्यूड का 1 का वर्ग, तो हो जाएगा क्या 1 1 2 अंडर रूट 2, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये तो x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। तो x और y अक्ष के साथ ये जो i प्लस जे है वो कितना एंगल बना रहा है, ये भी तो क्या है जे कैप, यानी ये वाला एंगल निकालना ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। यही तो दोनों एंगल निकालना है। तो आप डायरेक्शन कोसाइन से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, tan से भी निकाल सकते हैं tan के फॉर्म में। तो देखिए कॉस अल्फा की बात अगर करें यहाँ पर, इस वाले सवाल दूसरे वाले सवाल की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये दूसरा है। तो कास अल्फा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स अपान पी, अरे सॉरी वहां नहीं यहाँ पे। तो कहने का मतलब होता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 अपान ये, यही तो कास अल्फा बराबर क्या होता है पी एक्स बटे पी या ए एक्स बटे ए, तो ये इसका मैग्नीट्यूड अपान इसका मैग्नीट्यूड, यही तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 अंडर रूट 2 है। उसी तरह से अगर हम कास बीटा की बात करें तो कास बीटा मतलब इसका मैग्नीट्यूड अपान इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका 1 है और ये इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला 2 है। तो ये कास अल्फा बराबर 1 अंडर रूट 2 है, तो अल्फा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या होगा 45 डिग्री, यानी कि ये अल्फा का मान भी 45 डिग्री होगा और बीटा का मान भी 45 डिग्री होगा। तो वो क्रमशः x और y से क्रमशः 45-45 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं है ना, जो cos अल्फा मतलब हम लोग क्या लिखते थे ax बटे a, तो ax मतलब ये होता था इसका मैग्नीट्यूड अपान इसका मैग्नीट्यूड, ay इसका मैग्नीट्यूड अपान a, az अपान a मतलब az का मैग्नीट्यूड और अपान a, यही तो लिखते थे। तो 45 डिग्री का, और जाहिर सी बात है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो परिणामी बीच से होकर के जाता है, तो पूरा 90 डिग्री होता है, बीच से जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये डायरेक्शन कोसाइन से हमने भी निकाला, tan अल्फा से भी निकाल सकते हैं, tan लगा करके भी निकालेंगे तो आप देखेंगे 45 ही आएगा। ठीक है ना। तो अगला सवाल है, एक सदिश दिया हुआ है, इसके द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल का हल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये दिया है, ये आई जे कैप यानी सबके मैग्नीट्यूड क्या है 1, लेकिन आपको हम इसका परिणामी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा वो बता दे रहे हैं। इसका अगर हम परिणामी देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये मिलके क्या हो जाएगा √3। भाई यहाँ पे क्या है 1 है 1 है 1 है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अब हमें डायरेक्शन कोसाइन यानी एक्स एच वाई एच जेड cos अल्फा चाहिए। मान के चलते हैं कि जो परिणामी सदिश है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो cos अल्फा बराबर क्या होता है, मतलब ये बटे ये, यानी ये बटे हम उसमें पढ़े थे ना कि ए एक्स बटे ए, तो ये उसका गुणांक होता था। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिखे थे एक्स आई कैप ना, तो ये इसका गुणांक अब बटे इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका उस सदिश का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से ये हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3, उसी तरह से हो जाएगा cos बीटा 1 अपान कड़ी में 3, क्योंकि ये 1 1 ही है और ये कड़ी में 3 सबके साथ रहेगा 1 अपान कड़ी में 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर cos इनवर्स 1 अपान √3, बीटा बराबर cos इनवर्स 1 अपान √3 और गामा बराबर होता है cos इनवर्स 1 √3। ये बात तो समझ ही रहे हैं ना कि मैंने क्यों 1 बटे कड़ी में 3 1 बटे कड़ी में 3 1 बटे कड़ी में 3 लिखा है। जैसे यहीं पे हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर होता है ax आई कैप, हमने ये पढ़ा था ना j कैप az k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, इसके स्थान पे 1 1 है तो यहाँ 1 1 1 रखेंगे तो ये √3 आएगा कि नहीं, और इसका मान 1 है ये 1 है ये 1 है, तो अगर हमें cos अल्फा चाहिए तो होता है ax बटे a, तो ax जगह 1 है और a की जगह √3 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने इसका निकाल दिया। ठीक, अब नीचे एक सवाल दिया है कि वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसे सदिश P और Q के परिणामी में जोड़ दें, यानी P और Q के परिणामी में जोड़ दें तो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होता है। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, ये प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि P और Q का सदिश जो होता है परिणामी R है, इसको जोड़ दीजिए, पहले निकाल लीजिए क्या है 2i कैप 7j कैप माइनस 10k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए i में जोड़िए तो 2 ये 3i कैप हो गया, 7 2 9j कैप और ये घट के हो जाएगा 7k कैप। ये तो हमें मिल गया परिणामी r इन दोनों का। तो कह रहा है सवाल में कि उसके परिणामी में अगर उस सदिश को जोड़ दें तो मान लीजिए आवश्यक सदिश, यानी कि प्रश्न के हिसाब से उसमें आवश्यक सदिश को अगर हम जोड़ते हैं, इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, तो उस सदिश को जोड़ते हैं हमें तो x h के साथ एकांक सदिश, तो x h के अनुदिश एकांक सदिश यही होता है ना। तो आवश्यक सदिश अगर हमको चाहिए, आवश्यक सदिश चाहिए
तो हम क्या करेंगे, आई कैप में से आर ये घटा देंगे, तो आई कैप इधर है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i कैप 9j कैप एंड 7k कैप। अब इस हिसाब से सब माइनस हो जाएंगे, तो -3i और i, तो ये हो जाएगा -2i कैप और ये माइनस तो 9 हो जाएगा और ये +7k कैप, ये मिल जाएगा आवश्यक सदिश। ठीक है ना, आवश्यक सदिश हमको मिल जाएगा। अभी कैलकुलेशन में या कोई दिक्कत होगा फिर से देख लीजिएगा। ठीक भाई, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल 2 लगाते हैं। यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए सदिश का परिमाण तथा +xh के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये वाला सवाल हम लगा रहे हैं। कौन सा, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है ना, तो एक्स एच के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, जैसे तो एक्स एच, तो यहाँ पर देखिए -i कैप जो है ये इस साइड होगा, -i कैप इस साइड होगा, और j है तो ये भी इस साइड होगा, और ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, और ये पॉजिटिव y है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ये माइनस का मतलब डायरेक्शन 2 यूनिट इधर है और 2 यूनिट इधर है, यानी कि 2 और 2 इधर। ठीक है ना, अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये 4 और 2 दूनी 4, ये आएगा 8, और ये कहने का मतलब 8 2√2। ठीक है ना, ए बराबर ये आ गया हमारा। तो कह रहा है कि x एक्सिस के साथ, देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम इसका वो समांतर चतुर्भुज पूरा करें तो इसका जो वो होगा मैग्नीट्यूड जो है इसका परिणामी इधर से होकर जाएगा, यानी ये वाला चीज जो होगा वो -2i कैप -2j कैप होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बताइए, तो ये वाला एंगल बताना। मान लीजिए ये थीटा है और ये कितना है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा। तो कहा सवाल में साफ कहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस से, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो हम थीटा कैलकुलेट कर लें, ये हमें पता है 180। तो थीटा कैलकुलेट करने का मतलब है कि आप यहाँ से ले लीजिए tan थीटा लगाइए, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो अगर हम tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार ये 2 यानी कि 1, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब चूंकि ये 180 है, भाई मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता, तो चूंकि ये 180 है तो कुल बनाए एक्स एच के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 180 + 45, तो कितना हुआ ये 5 हो जाएगा, 8 4 12, 225 डिग्री। कितना हो जाएगा 225 डिग्री। उसी तरह से ये आप लगा सकते हैं, इसको भी उसी तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये भी -√3 इधर इसका मैग्नीट्यूड है, और -1j की तरफ 1 है, माइनस नहीं ये तो उसकी डायरेक्शन है। ये -j कैप है और ये i कैप है, और ये -j कैप है। माइनस लगने का मतलब उसकी डायरेक्शन उलट गई है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो इधर से ही जाए, परिणामी इधर से ही जाएगा। अब ये निकाल सकते हैं, निकालने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमें ये चाहिए तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये 3 1 यानी कि 4 यानी कि 2, ये कितना आ जाएगा 2। अगर ये मान लीजिए थीटा है तो पॉजिटिव x एक्सिस से चाहिए तो ये पूरा एंगल चाहिए, तो थीटा यहाँ कैलकुलेट कर लें, तो हम tan थीटा लगाते हैं तो होता है ये 1 है, यानी कि लंब बटे आधार 1/3, तो ये 30 अंश का होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/3 होता है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, तो 180 + 30 यानी कितना हो जाएगा
ये 0 हो जाएगा, 8 3 11, 210 डिग्री। 80 20 100 और 10, 210 डिग्री। ठीक है ना। तो आइए अब दूसरा एक सवाल लगाते हैं। ठीक, बात समझ गई। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सवाल आराम से लग जाएंगे। ठीक है ना। वो कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा। और देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक कण जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। इसका वेग यानी कि स्थिति सदिश की दिशा में ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 डायमेंशनल बात है, यानी आर के डायरेक्शन में उसका वेग ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है आर इतना, यानी इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में 2 है और जे इसके डायरेक्शन में -3 है और जेड में +4 है। ठीक है ना। आर की वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी का उसका वेग जो है इसके डायरेक्शन में ज्ञात करना है, आर के दिशा में। ठीक है ना। इसका वेग आर के डायरेक्शन में ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए वेग निकालना है, स्पीड हम दिया है तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो इस वेग की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इसके तरफ होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि बी कैप की जगह हम लोग आर कैप कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आर कैप। तो हमारा जो है ये दिया है 10 और आर कैप, तो हमें जरूरत है यहाँ आर कैप के कैलकुलेशन करने की। तो देखिए आर कैप मिलेगा कैसे, तो आर कैप इक्वल टू होगा वेक्टर आर और उसमें वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो वेक्टर आर हमें तो पता ही है, तो हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर आर चाहिए। तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये 2 दूना 4, 3 त्रिक के 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 4 29। तो हमें ये 29 मिल गया। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 10 इंटू और ये वाली चीज होगी यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 और ये क्या है 2i कैप -3j कैप +4k कैप अपान √। तो ये हमको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल जाएगी और ये आर्क ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमें क्या है, डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि इसकी जो वेग है वो इस दिशा में निकालिए। उसकी स्पीड तो दे रखी लेकिन वेग को इस दिशा में, यानी कि जो बी कैप है वो आर कैप के बराबर। तो हमें आर कैप निकाल लेंगे, वही यहाँ से गुणा कर देंगे तो हमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए एक आखिरी सवाल लगाने के बाद वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए आखिरी सवाल क्या दिया है, पिछले सवाल की ही तरह सवाल है कि एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर भी ये दिया है। तो एक ऐसा सदिश प्राप्त कीजिए जिसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर हो और दिशा जो है वो इसके पैरेलल हो। यानी कि मतलब है कि वो सदिश इसके दिशा में हो और जिसका मैग्नीट्यूड ये हो। ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो सदिश सी है, यानी हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड b है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो और डायरेक्शन a के बराबर हो, यानी a कैप, मतलब डायरेक्शन जो है इसके दिशा में हो और मैग्नीट्यूड इसका हो। वो सदिश प्राप्त करना है जिसका परिमाण तो इसके बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन इसमें किसके दिशा में, यानी इसके पैरेलल हो। तो हमें जरूरत है बी कैप निकालने के लिए और ए कैप निकालने के लिए, और बी निकालने के लिए और ए कैप, तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बी, तो अंडर क्या हो जाएगा 7 का वर्ग 24 का वर्ग, 7 7 49 और 24 का होता है 576। ठीक है ना। 9 6 15, 7 7 4 11 1 12 और ये 625, यानी आ जाएगा ये 25। तो b बराबर 25 हो गया, तो यहाँ 25 लिख दीजिए।
अब जरूरत हमें ए कैप निकालने की। ए कैप मतलब उसके वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई 3i कैप है और 4j कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3i कैप 4j कैप और ये 3 3 का 9, 4 4 को 16, 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। ठीक, तब वो वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कोष्टक में मिल जाएगा 3i कैप और 4j कैप अपान 5। यहाँ से 5 25 हो जाएगा, तो सदिश हमको मिलेगा 5 3i कैप 4j कैप। अंदर अगर गुणा कर सकते हैं तो 5 3 15i कैप और 5 को 20j कैप। ये हमको उस सदिश प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये तो हमको 25 मिला, ये 5 मिला, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसे जैसे सवाल कहता है आप कॉन्सेप्ट फीड किए रहिए दिमाग में और उसको लगाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।